So hello guys, I welcome you all to CA Final Financial Reporting Revision Sessions and आज हमारा टॉपिक है इंड AS 115 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये पास्ट अटेम्प्ट्स में 100 मार्क्स का जब ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था तो ये 20 मार्क्स तक की भी गया है और यूजुअली अमूमन 10 नंबर से लेके 12 नंबर तक ये आता ही आता है और ये 20-22 भी गया है। सो कंसीडरिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम में इसका वेटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको छोड़ना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है, तो इसको बिल्कुल कतई छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं 115 का रिवीजन। चलिए मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ बैकग्राउंड, हर इंड AS में मैंने आपको एक बैकग्राउंड सेट किया था, तो यहां भी मैंने एक बैकग्राउंड सेट किया था कि भैया रेवेन्यू बीइंग द इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ द एंटिटी, इसकी वजह से अपने को एक स्टैंडर्ड चाहिए था जो कि आज की डेट में जितने भी तरीके के बिजनेस हो रहे हैं उन सभी की, बड़ी बड़ी जो एंटरप्राइजेज हैं जिन पे इंड AS एप्लीकेबल है, उन सभी का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है और मेजरमेंट है उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली कर पाए। उसके लिए क्या सर किसकी जरूरत पड़ी? 115 की जरूरत पड़ी। 115 की जरूरत पड़ी। क्या इससे पहले कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं थे? AS 9 था, AS 7 था, उसके अलावा कुछ गाइडेंस नोट्स भी दिए हुए थे, बट दे वर नॉट सफिशिएंट। व्हाई सर? लॉयल्टी पॉइंट्स है ना, अपने को जो वो कार्ड वगैरह होता है, वो शॉपिंग पॉइंट्स, ये सारी चीजें जो मिलती हैं, इन सबको कवर नहीं कर जा रहा था पिछले स्टैंडर्ड्स में, इसलिए 115 पिक्चर में लाया गया। सर इस पिक्चर में इससे ज्यादा मैं आपको बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, अपन आते हैं सीधे के सीधे चैप्टर पर। सो बैकग्राउंड बहुत क्लियर है, आप ये नोट्स अगर रीड भी करोगे, अगर मैं आपको गारंटी देता हूं आपने इंड AS 115 नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी कभी कभी किसी से भी कुछ क्लास करी हो, आप ये नोट्स पढ़ लोगे ना, आपका FR बहुत इजी हो जाएगा। ये चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कवर होगा। ओके, आ जाते हैं सर। तो 115 इसलिए एग्जिस्टेंस में है क्योंकि कई सारी चीजें कवर नहीं हो रही थी सेल्स से रिलेटेड, और रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के लिए एक प्रॉपर रेवेन्यू के लिए एक इंड AS की जरूरत थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत थी। सो नाउ वी आर कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग द टाइटल ऑफ द स्टैंडर्ड। व्हाट इज द रेवेन्यू फ्रॉम? रेवेन्यू किससे? कॉन्ट्रैक्ट्स। किससे? कस्टमर। सो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। तीन नाम है यहाँ पे। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ सर? रेवेन्यू का मतलब होता है इंक्रीज इन रेवेन्यू विच इज इंक्रीजेस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे बढ़ता है किसी एंटिटी का? सर एसेट्स बढ़े, लायबिलिटीज कम हो, और इसका इनडायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो इक्विटी बढ़ रही ना। अगर एसेट बढ़ती जा रही है, लायबिलिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब आपकी इक्विटी बढ़ती चली जा रही है। यस और नो? ये किसकी बेसिस पे होगा सर? ये रेवेन्यू के बेसिस पे होगा। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन two or more parties that creates enforceable rights for one party only and obligation to another party। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में जिसमें से एक के लिए वो राइट है, दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन जिसके लिए हुआ उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। यस और नो? सर व्हाट इज द ऑब्लिगेशन? ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस, और राइट का मतलब कंट्रोल ओवर गुड्स और सर्विस। यस और नो? तो जिसके पास ऑब्लिगेशन होगी वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा गुड्स और सर्विस का, और जिसके पास राइट्स होंगे वो कंट्रोल रखेगा। गॉट इट? यस और नो? यस सर। सर कस्टमर कौन है? जो कष्ट से मर रहा है, ऐसा लिख मत देना, ठीक है? कस्टमर मतलब अ पार्टी दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर आउटपुट ऑफ द एंटिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बेसिकली जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके पास राइट्स आ जाएंगे। गॉट इट? ये मैंने आपको एक बनाया था कि एक एंटिटी है वो ट्रांसफर करती गुड्स और सर्विसेज किससे? पार्टी। एक एंटिटी और पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पॉन्स ऑफ द कंसिडरेशन। तो ये पार्टी कौन हो गई? कस्टमर हो गया। एंटिटी कौन हो गई? एंटिटी कौन हो गई? जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी, जिसपे इंड AS 115 एप्लीकेबल होगा। यस और नो? और इसको बदले में क्या मिलेगा? ये कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन इज नथिंग बट दी रेवेन्यू। इसके बाद आते हैं अपन चैप्टर के ओवरव्यू पे। मैंने ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया था आपको। ये इंड AS ने नहीं बांटा है, ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम इसको बांटा था। क्या? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में अपन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल, व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और किस किस पर 115 एप्लीकेबल है। ये तीन चीजें अपन कहां पढ़ेंगे? पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज 5 स्टेप मॉडल।
5 स्टेप मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद जो स्पेशल इश्यूज हैं, स्पेशल इश्यूज अपने करीब थे 10, जिसमें अपन रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट पढ़ेंगे, बिल एंड लोडिंग, कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी सेल्स, सेल बेस्ड रॉयल्टी, सेल्स एंड रिटर्न्स, कंस्ट्रक्शन, टोल रोड्स, लॉयल्टी बेस्ड पॉइंट्स, ये सारी चीजें रेवेन्यू से रिलेटेड अलग से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त इस इंड एएस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाया था। ओके, आ जाते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज आप इंड एएस में आगे कैसे पढ़ोगे इसमें, राइट? किसी भी चीज का, क्योंकि इंड एएस इज नथिंग बट एक तरह से लॉ ही है, अकाउंटिंग का लॉ है ना। तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस 115? कोर प्रिंसिपल है कि भैया ये जो स्टैंडर्ड है वो अमाउंट बताएगा, टाइमिंग बताएगा, नेचर बताएगा और सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। भाई साहब ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स देता है किस चीज के, कितने पे आपको रिकॉग्नाइज करना है सेल्स, किस टाइम पे रिकॉग्नाइज करना है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है और क्या उसका कलेक्शन सर्टेन है भी कि नहीं। ओके, सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टाइम पे ये 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और यही 4 चीजों के बेसिस पे 115 बना हुआ है। दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं अपन। तो सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होगा? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन? पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नथिंग बट कि भैया रेवेन्यू तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो गए हैं इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल एक लाइन में, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन। प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंसिडरेशन तय हुआ था उसके बेसिस पर। इज दैट क्लियर? हाँ, चलो आते हैं सर एप्लीकेबिलिटी पर। थर्ड चीज, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन जो था उसमें अपन ने 2 चीजें पढ़ ली, अब आता है थर्ड चीज पे, दैट इज द एप्लीकेबिलिटी। अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर, एनी रैंडम पर्सन इज अ कस्टमर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एनी रैंडम पर्सन, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर कवर्ड अंडर दिस इंड एएस। अगेन नॉट एप्लीकेबल टू सम सर्टेन ट्रांजेक्शन, दैट इज लीज ट्रांजेक्शन अगर कोई हुआ, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो 104 में कवर है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 109 वाला, बिजनेस कॉम्बिनेशन 103, ज्वाइंट वेंचर 111 और एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर ये कुछ ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है इन पर 115 एप्लीकेबल नहीं हो गया, इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इनके रिस्पेक्टिव इंड एएस में अपने को जाना पड़ेगा। आ जाते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर, एंड दैट इज नथिंग बट 5 स्टेप मॉडल। चलो आते हैं 5 स्टेप मॉडल होता क्या है, पहले ये समझ लें। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा याद हो, अगर ये नोट्स आपके पास अगर आप नहीं है आपके पास तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे तो वहां टेलीग्राम की एक लिंक मिलेगी, उस टेलीग्राम लिंक पर जाकर आपको वहां पे एक गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी जो टेलीग्राम चैनल पर पिन होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये नोट्स कहाँ के हैं? ये मेरी रेगुलर बैच की नोट्स हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कंप्लीटली बेस्ड ऑन आईसीआई मटेरियल। ठीक है, 5 स्टेप मॉडल में इंड एएस क्या बोलता है? सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है तो पहली बात तो इट शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें पता चल जाएगा कि एक पार्टी के लिए राइट है, दूसरी पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन होगा, जिसके लिए ऑब्लिगेशन होगा उसको कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज, तभी तो उसको रेवेन्यू मिलेगा। यस और नो? सो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है भी एज पर 115? ओके, then identify PO. PO, what is this PO? Performance obligation. Identify the contract. Second is identify performance obligation. जैसे ही ये पता चल गया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, तो आप डिटरमाइन करो द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करो, फिर एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस को और फिर लास्ट में रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू को। सो 5 स्टेप मॉडल ऑफ इंड एएस 115 क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब कंसिडरेशन क्या होगा, उस कंसिडरेशन को एलोकेट कर दो कितने पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट में, उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर उसको रिकॉग्नाइज करो एज रेवेन्यू। तो आ जाते हैं अपन 5 स्टेप मॉडल के पहले वाले पर, आइडेंटिफाइंग दी कॉन्ट्रैक्ट। 5 स्टेप मॉडल पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस इज इंड एएस और उसमें स्टेप नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं 5 स्टेप मॉडल में, आइडेंटिफाइंग दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपको बोलूं तो मॉड्यूल में बहुत बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है, ये मैंने इसको बहुत कट शॉर्ट कर दिया सो दैट आपको एग्जाम के लिए बहुत मजा आएगा और आप क्विक टाइम में इसको रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आपको देखना है 5 क्राइटेरिया शुड बी मैच्ड। 5 क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। अगर ये 5 क्राइटेरिया मैच नहीं है
तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ये। 5 क्राइटेरिया क्या होगा? पहला है कॉन्ट्रैक्ट इज अप्रूव्ड एंड पार्टीज आर कमिटेड। पार्टीज आर कमिटेड मतलब पार्टीज को पता है अपनी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। भाई मैं एक एंटिटी हूं एचडी लिमिटेड और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक संस्कार लिमिटेड से, तो भाई साहब क्या हुआ कि संस्कार लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब देखो ये फोन खरीदना है संस्कार लिमिटेड को, ठीक है, उनके बिजनेस पर्पस के लिए, तो संस्कार खरीद रहा है ये फोन, ठीक है। अब मेरा काम था, मेरी कंपनी फोन बनाती है तो मेरे को उनको ट्रांसफर करना होगा गुड्स और सर्विस, तो ये गुड्स भेजना पड़ेगा संस्कार को, यस और नो? हाँ। जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, कैन आई से आई विल आस्क दी कंसीडरेशन। जैसे ही कंसीडरेशन पता किया तो भाई मेरे लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है एचडी लिमिटेड के लिए? ये फोन ट्रांसफर करना। और संस्कार के लिए क्या है? संस्कार के लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही मैंने अपना गुड्स ट्रांसफर किया, संस्कार की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि क्या उसको कंसीडरेशन ट्रांसफर करना है। सो कैन आई से कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अप्रूव्ड एंड पार्टीज आर कमिटेड, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उनको मालूम है, करेक्ट। जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, साथ ही साथ कंसीडरेशन नोन है कि नहीं? अरे भाई साहब ये जो मोबाइल है इसका प्राइस कितना है? प्राइस मतलब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, और जो कलेक्शन है वो सर्टेन है भी कि नहीं। ये 5 कंडीशन, बहुत सिंपल कंडीशंस हैं, ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड है, पार्टीज आर कमिटेड टू ईच अदर, ओके। देन क्या था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी सेटिस्फाइड, कंसीडरेशन इज नोन, and the commercial substance should exist in the contract. Also the collection of the revenue is certain. ये 5 criteria अगर fulfill हो गए, if all the above 5 criteria gets fulfilled, then we can say the contract is identified, that is the valid contract. अरे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला मत समझ लेना भाई साहब, ये 115 के हिसाब से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज आइडेंटिफाइड। सर नहीं आइडेंटिफाई हुआ तो if 5 criteria are not met, 5 कौन से वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज अप्रूव्ड एंड पार्टीज आर कमिटेड, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, कंसिडरेशन इज नोन, देन नेक्स्ट वन व्हाट? कंसिडरेशन के अलावा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज सर्टेन, और एक और चीज थी कमर्शियल सब्सटेंस शुड एग्जिस्ट। ये 5 मेट हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इफ 5 क्राइटेरिया आर नॉट मेट तो फिर सबसे पहले मतलब देखो क्या है ये इंड एस में, एक चीज ध्यान से समझना, ये जैसे ही आएगा ना माइंड में कि भाई 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक मेट नहीं हुआ या कोई एक भी मेट नहीं हुए, ऐसा तो होगा नहीं, कोई एक ना एक ऐसा होगा जो मेट नहीं हुआ, तो फिर आप उस केस में पहले ये चेक करो क्या कंसीडरेशन रिसीव हो गया है क्या आपको। क्योंकि दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक कंपनी चलाता हूं, मैं एक दुकानदार हूं, और मेरे को एक बात बताओ, कस्टमर सामने से आएगा तो क्या मैं 115 की कंप्लाइंस सोचूंगा या मैं अपना प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करूंगा? मेरा काम क्या है? कंपनी का काम क्या है? प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स पे फोकस करना है, रादर देन इंडियस कंप्लाइंस देखना। उसके लिए अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ऑडिटर्स हैं, ओके। तो सर अगर कोई कंसीडरेशन रिसीव हो गया है लेकिन 5 स्टेप क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ, तो कंसीडरेशन रिसीव हो गया तो आप एंट्री मार लो कैश अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी एंड रीअसेस द कॉन्ट्रैक्ट टिल ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। केस 2 कंसीडरेशन रिसीव ही नहीं हुआ। भाई पहले वाले केस में क्या हुआ? 2 चीजें होंगी, आपका क्राइटेरिया जब मेट नहीं हुआ तो आप पहले चेक करो क्या कोई कैश कंसीडरेशन मिला है, अगर मिला है तो उस कैश कंसीडरेशन को बुक्स में रियलाइज कर लो लायबिलिटी के अगेंस्ट में, और अगर कोई कैश कंसीडरेशन मिला ही नहीं तो भी कोई दिक्कत ही नहीं, आपको कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों ही केसेस में आप रीअसेस करो जब तक कि ऑल कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए। कौन सी वाली? क्राइटेरिया वाली, 5 क्राइटेरिया कंडीशंस, ओके। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट टर्म? तो कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद तीसरी चीज इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टर्म, पीरियड फॉर विच द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एक्सिस्ट। वन ऑफ द पार्टीज कैन नॉट कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म विदाउट पेनल्टी। अगर आपने कोई, देखो कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या होगा कि भाई जब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको मालूम है कि एक दूसरे के बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ है। अगर कोई एक पार्टी बाहर आना चाहती है तो उसको पेनल्टी दिए बिना वो बाहर नहीं आ सकती, और ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट होके रहेंगी, याद रखना। एक्सेप्शन, कस्टमर कैन कम आउट विदाउट लॉस टू द एंटिटी। कस्टमर आ सकता है, तो कस्टमर को थोड़ी आप पेनल्टी लगा दोगे, नहीं भैया ये हुआ, आपने मान लो अब नॉर्मल ये है, संस्कार ने नहीं लिया फोन, आज बोला लूंगा,
कल आ गया नहीं लिया तो भैया मैं क्या कर दूंगा उसमें, मैं थोड़ी उस पर पेनल्टी लगा सकता हूं। हाँ, किसी सामने वाली कंपनी से भयंकर 4-5 साल से चल रहा है, कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी है, फिर आप देख सकते हो यहां पे कि कोई पेनल्टी लग सकती है। तो बस एक एक्सेप्शन है कि कस्टमर कैन कम आउट ऑफ विदाउट लॉस टू द एंटिटी। ठीक है सर, क्या जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब आप स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो इस स्टेप में ना सारी की सारी चीजें ना कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 5 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तब तो ये स्टेप 1 कंप्लीट होगा। स्टेप 1 कंप्लीट करने के लिए 5 क्राइटेरिया कौन कौन से थे? Contract is approved, yes, should be approved, and parties are committed, means the performance obligation is satisfied, consideration is known, commercial substance is existing, and the collection of revenue is certain. Okay, अगर ये 5 क्राइटेरिया मेट नहीं हुए तो देखो क्या कोई कंसिडरेशन मिला हुआ है, मिला है तो एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब तक वो रीअसेस करते रहो जब तक कि ये 5 क्राइटेरिया मेट ना हो जाए। इसके अलावा अगर कोई कैश कंसिडरेशन मिला ही नहीं है तो कुछ अकाउंट फॉर करना नहीं है, लेकिन रीअसेस कर लो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म में याद रखना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म है उसमें पार्टीज को मालूम है, मतलब जो पीरियड है फॉर विच द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर कोई पार्टी बाहर आना चाहती है तो पेनल्टी लगेगी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कस्टमर। कुछ केसेस में कस्टमर पे नहीं लगेगी। बस सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हुआ, क्या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब वहां पे मॉडिफिकेशन 2 तरीके से हो सकती है, या तो चेंज होगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, या तो चेंज होगा प्राइस में। याद रखना, मॉडिफिकेशन 2 तरीके से होगी, या तो चेंज इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या चेंज इन प्राइस। ट्रीटमेंट क्या होगा? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो और रिकॉग्नाइज कर दो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई कैचअप एडजस्टमेंट कर लो, या फिर दोनों। अब ये कैसे होगा मॉडिफिकेशन, इसके लिए अपन आगे देखते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि मॉडिफिकेशन के लिए क्या बोला है कि या तो चेंज होगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में या फिर प्राइस में। ट्रीटमेंट क्या होगा? ओल्ड, या तो ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज कर लो, और साथ ही साथ क्या कर दो, रिकॉग्नाइज करने के बाद या तो फिर कैचअप एडजस्टमेंट कर लो, या दोनों पॉसिबिलिटी है, ओल्ड को डी रिकॉग्नाइज करो, न्यू को रिकॉग्नाइज करो, और कैचअप एडजस्टमेंट भी साथ में करो। इससे रिलेटेड कुछ मॉड्यूल के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ योर मॉड्यूल देखोगे तो न्यू वे लिमिटेड डिसाइड्स टू एंटर इनटू ए मार्केट दैट इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड एक्सपेक्ट्स दैट इन द फ्यूचर इकोनॉमी विल इंप्रूव। न्यू वे लिमिटेड एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद अ कस्टमर इन न्यू रीजन फॉर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स फॉर प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन ऑफ दिस 12,50,000 at contract inception, मतलब initially in the contract, New Way Limited expects that it will not be able to collect the full amount from the customer. Determine how New Way Limited will recognize this transaction. जब भाई आपको पहले से ही पता है कि आप कलेक्शन रेवेन्यू जो है वो आपका प्रोबेबल है या नहीं है, नहीं है, पहले से ही आपको मालूम है कि नॉट बी एबल टू कलेक्ट द फुल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, आपका कलेक्शन सर्टेन नहीं है पूरा। और इंडियस क्या बोलता है? Assuming the contracts meets the other criteria covered within the scope of the model in 115, New Way Limited needs to assess whether the collection is probable, मतलब collection is certain or not. In making this assessment, New Way Limited consider whether the customer has the ability and intent to pay the estimated transaction price, which may be an amount less than the contract price. तो basically क्या हो जाएगा? क्या ये इसको रेवेन्यू के बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल भी हो जाएं, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन अभी प्रोबेबल है, सर्टेन नहीं है, तो प्रोबेबल है भी कि नहीं ये देखना पड़ेगा। गॉट इट? जिम्नेशियम वाला एग्जांपल देख लो आप। एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू मेंबर टू प्रोवाइड एक्सेस टू इट्स जिम for a 12-month period at 4,500 per month. The member can cancel his or her membership without penalty after 3 months. Specify the contract term. भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना हो जाएगा? 3 महीने। क्यों? आप 3 महीने से पहले कस्टमर कभी भी कैंसिल करे कोई पेनल्टी नहीं है, 3 महीने के बाद करता है, 3 महीने के बाद करता है तो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्म मिनिमम कितना है? 3 मंथ्स। यस और नो? हाँ, तो ये कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल 3 भी अगर आप करोगे तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अपन
ये समझने पे कि मॉडिफिकेशन की काउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बाकी तो स्टेप नंबर 1 में और कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, मैं आपको बोलूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाइए। आपका मॉड्यूल भी अगर आपके साथ है, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है, वैसे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप, लेकिन नोट्स अगर साथ में नहीं है तो आप मॉड्यूल पे भी आ सकते हो। मैंने वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मॉड्यूल ही रेफर किया है, और वैसे हर चैप्टर में ही किया है, तो मॉड्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैंड रिटन नोट्स में भी मैंने मॉड्यूल के चार्ट कई बार उठा के रख लिए, क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिव इंडेक्स है और कम से कम 150 या 170 पेज का इंडेक्स है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन की काउंटिंग कैसे होगी? सर मॉडिफिकेशन की काउंटिंग के लिए सबसे पहले चेक करो क्या आर बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बिकॉज डिस्टिंक्ट प्रॉमिस्ड गुड्स and or services are added to the contract, and consideration increases by standalone selling price of the goods or services। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चेक करो मॉडिफिकेशन के कारण में क्या जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज थे उससे अलग कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज एंटर हो रहे हैं क्या। दूसरा क्या हो रहा है यहां पे, मैंने आपको क्या लिखाया था याद करना, चेंज इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और चेंज इन प्राइस। तो या तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब कोई दूसरे गुड्स और सर्विसेज एंटर हो गए, और साथ ही साथ कंसीडरेशन इंक्रीज हो गया, मतलब प्राइस में कुछ चेंज हुआ। अगर ऐसा है तो अकाउंट दिस एज अ मॉडिफिकेशन एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इसे नया कॉन्ट्रैक्ट की तरह एंटर करो। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब मॉडिफिकेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा ये दोनों में से कोई एक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक फुलफिल हुई कोई एक नहीं हुई, कोई बात नहीं। नो यस हुआ तो फिर मॉडिफिकेशन, नहीं हुआ तो यहां पे देखो क्या रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज जो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर्ड ऑन बिफोर द डेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। इफ यस तो फिर क्या करना है, टर्मिनेट कर दो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो। मतलब पहले तो चेक करो दो चीजें, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज हुई। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज जो पहले से एंटर थे, स्कोप आपके कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली बढ़ गया, एक तरह से मान लो स्कोप बढ़ गया। स्कोप बढ़ा तो मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बढ़ गई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बढ़ी मतलब जो गुड्स और सर्विसेज पहले कॉन्ट्रैक्ट में थे उससे अलग हटके भी कुछ गुड्स और सर्विसेज आ गए। साथ ही साथ क्या हुआ आपका भाई साहब, चेंज इन द प्राइस। चेंज इन द प्राइस मतलब चेंज इन कंसीडरेशन। ये दोनों कंडीशन अगर मैच होती हैं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी दी हुई है अलग से जो एडेड गुड्स और सर्विसेज हैं। एडेड गुड्स और सर्विसेज मतलब ड्यू टू चेंज इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्राइस आल्सो गेट्स चेंज। इफ यस मॉडिफिकेशन की एंट्री करो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई हुई, मान लो सिर्फ गुड्स बढ़े हैं लेकिन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो फिर टर्मिनेट कर दो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है सर, remaining goods or services not distinct and therefore form part of single performance obligation that is partially satisfied at the contract date of contract of modification। yes, अगर गुड्स और सर्विस जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज तो हुई है लेकिन जो गुड्स और सर्विस हैं वो सेपरेट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, कैचअप एडजस्टमेंट करोगे। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करोगे, फॉलो द गाइडेंस एवं फॉर द डिस्टिंक्ट एंड नॉन डिस्टिंक्ट रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज। फॉलो द गाइडेंस मतलब दोनों, कुछ नहीं। आपको तो याद रखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बढ़ा मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बढ़ गई, सर बढ़ गई। साथ ही साथ क्या प्राइस भी चेंज हुआ, हाँ, तो मॉडिफिकेशन करो। मॉडिफिकेशन करोगे तो कैसे करोगे, आपको मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करोगे आप, मॉडिफिकेशन जब करने हैं और दोनों चीजें हुई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी हुई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी चेंज हुई और प्राइस भी चेंज हुई, तो आपको क्या करना रहेगा, दोनों चीजें, कैचअप एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको कैंसिल करना पड़ेगा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो फिर आपको कैंसिल करना है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को वो कर लेना है। लेकिन एक और चीज, जो गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आपको कैचअप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा विद द न्यू प्राइस या न्यू चेंजेस। ओके, बस आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर।
इलस्ट्रेशन नंबर 7 इससे रिलेटेड दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा LDR, लास्ट डे रिवीजन के लिए रख लेना। एन एंटिटी प्रोमिसेस टू सेल 120 प्रोडक्ट्स टू ए कस्टमर फॉर 1,20,000, ठीक है, 1,000 पर प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर ओवर अ 6 month पीरियड, ठीक है। द एंटिटी ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट एट ए पॉइंट इन टाइम, आफ्टर द पॉइंट इन टाइम मतलब टाइम टू टाइम ट्रांसफर करती है। आफ्टर द एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड कंट्रोल ऑफ 60 प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। 60 प्रोडक्ट जब जा चुके थे, 120 में से 60 जा चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया टू रिक्वायर डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स, ए टोटल ऑफ 150 आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, अलग से 30 प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर एट ए प्राइस ऑफ 950। मुझे बताओ, एडिशनल मतलब क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज हुई? हाँ सर चेंज हो गई। कितने से? सर 30 प्रोडक्ट्स एडिशनल आ गए। क्या ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं? यस, ओके। क्या इन प्रोडक्ट्स की सेपरेट प्राइस दी हुई है? हाँ, 950 पर प्रोडक्ट, which is the standalone selling price for such additional products at a time of placing this additional order. The additional 30 products were not included in the initial contract. Obviously बाद में आए ना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ोगे। It is assumed that the additional products are contracted for a price that reflects the standalone selling price. Determine the accounting for modified product. तो मुझे एक बात बताओ, मॉडिफिकेशन में अपन ने क्या सीखा ऊपर की टेबल में, कि अगर दोनों चीजें चेंज इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और चेंज इन प्राइस भी है, चेंज इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐड हो गए अलग से और उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अलग से है, तो इनको एक अलग से आप कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, मतलब बीइंग अ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्या लिखना है? एज पर इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, एडिशनल 30 यूनिट्स शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, रीअसेस बीइंग, इनको आप क्या मान लोगे? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। या तो आप इनको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे मॉडिफिकेशन का, और या फिर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज हुई थी, अपन ने क्या पढ़ा था? टर्मिनेट कर दो उसको। और या फिर ये भी हुआ तो सिंगल कैचअप एडजस्टमेंट, और ये भी नहीं हुआ तो फॉलो द गाइडेंस एबव फॉर डिस्टिंक्ट एंड नॉन डिस्टिंक्ट वाला, मतलब ये दोनों, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पे क्या हुआ? दोनों चीजें हो गई, तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसको मॉडिफिकेशन में एंट्री मार देना है। तो दीज 30 यूनिट्स आर सोल्ड एट their standalone price of rupees 950. Performance obligation of the previous contract has no relation with the performance obligation of selling 30 extra units. Hence, transaction price of new performance obligation will be 30 units into 950 per 28,500, which shall be treated as new contract and revenue shall be recognized when the control of these 30 units are transferred. Simple. ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये टेबल समझ में आ जाएगी। वापस से एक बार मैं टेबल समझा देता हूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आए तो देखो। अगेन अपन ने यहां चार्ट में क्या देखा? मॉडिफिकेशन में दो चीजें होंगी, चेंज इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और चेंज इन प्राइस। सर चेंज इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओनली, तो ये ट्रीटमेंट करना है। चेंज इन प्राइस ओनली, तो फिर आपको क्या करना है? कैचअप एडजस्टमेंट करना है। और दोनों का मिक्स आया, दोनों का मिक्स आया मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया अलग से, मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी बढ़ गई और इंक्रीज इन प्राइस भी हो गया। तो क्या हो जाएगा? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मारना पड़ेगा आपको। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब मॉडिफिकेशन की काउंटिंग तो होगी, और कंसीडरिंग कि भाई नया रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ उसका कैचअप एडजस्टमेंट भी, तो उसको अपन बोलते हैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? तो वही चीज है कि भैया स्कोप बढ़ा और कंसिडरेशन भी बढ़ा, तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लो। सिर्फ स्कोप बढ़ा या रिमेनिंग गुड्स और रिमेनिंग डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज वगैरह में चेंजेस आए तो टर्मिनेट कर दो ओल्ड वाला और न्यू वाला क्रिएट कर लो। सिर्फ नॉर्मल मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वगैरह पे आया, कुछ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो कैचअप एडजस्टमेंट से ही काम चल जाएगा आपका, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन देख लिया होगा। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। 1 अप्रैल 2011 KLC enters into a contract with Mr. K to provide a machine for 2.5 million. 1 year of maintenance service 55,000 per month. Okay. On October 2011, KLC Limited and Mr. K agree to modify the contract to reduce the amount of services from 55,000 per month to 45,000. Determine the effect of change in the contract. मुझे बताओ, आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला? कॉन्ट्रैक्ट आपने जो किया है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने जो किया है मेंटेनेंस का, ये कितने का है?
सर ये है आपका 55,000 पर मंथ का। अब आप इसको चेंज कर रहे हो 45,000 पर मंथ। 45,000 पर मंथ से अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको, और कब कर रहे हो, 1 अक्टूबर को कर रहे हो, तो आपने 6 मंथ्स तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ही किया होगा, यस और नो? हाँ, लेकिन मुझे बताओ क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज हुई क्या इसमें? क्या चेंज हुई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस चेंज हुई है, तो सिर्फ कैचअप एडजस्टमेंट मार दो। कैचअप एडजस्टमेंट मतलब जितना न्यू प्राइस है 45,000 वाला इंटू 6। तो देखो, द नेक्स्ट 6 months ऑफ द सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और एक तरह से नया कॉन्ट्रैक्ट कितने में रिकॉग्नाइज दिखेगा? 45,000। हालांकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वही है, लेकिन प्राइस चेंज हुई। प्राइस चेंज हुई तो अपन ने क्या किया, एक तरह से 2,70,000 से द कंसिडरेशन एलोकेटेड टू रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज 2,70,000 विच इज द सम ऑफ कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड बाय कस्टमर एंड that was included in the estimate of transaction price and had not yet been recognized as revenue। मतलब ये प्राइस तो अपने को पता थी कंसिडरेशन की, लेकिन अभी रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अभी पर मंथ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम टू टाइम इसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा रेवेन्यू के लिए। तो कंसिडरेशन प्रॉमिस एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज 2,70,000। क्यों? ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज में आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से, सॉरी कैचअप एडजस्टमेंट नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे, सॉरी टर्मिनेशन कर रहे हो एक्जिस्टिंग वाले का और क्रिएशन कर रहे हो न्यू वाले का। तो एक्जिस्टिंग वाला अगर आपने बंद कर दिया तो आपने कितने वाला कॉन्ट्रैक्ट बंद किया? 55,000 वाला बंद किया, और आपने 45,000 का चालू रखा। गॉट इट? यस। कैचअप एडजस्टमेंट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। इलस्ट्रेशन 8 में अपन ने क्या पढ़ लिया? क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ, और ये आ जाएगा आपका कैचअप एडजस्टमेंट। गॉट इट? ठीक है, आ जाते। ग्रोथ लिमिटेड एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद द कस्टमर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग डील। बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस, ग्रोथ लिमिटेड डिटरमाइंस that customizing the infrastructure will take approximately 200 hours in total to complete the project and charges 150 per hour. After incurring 100 hours of time, Growth Limited and the customer agree to change an aspect of the project and increases the estimate of labor hours by 50 hours at the rate of 100 per. Determine how modification will be counted. तो भैया इन्होंने जो किया है, क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज हुई? अगेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में क्या गुड्स और सर्विसेज कुछ नए आए हैं क्या? नो सर, गुड्स और सर्विसेज तो वही है, बस यहाँ पे एस्टिमेट चेंज हुआ है। एस्टिमेट चेंज हुआ है तो कंसीडरिंग द रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, द मॉडिफिकेशन विल बी काउंटेड एज क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। इनिशियल कितना था? 200 घंटे के हिसाब से 150 रुपए 30,000 का था। मॉडिफिकेशन के कारण 50 घंटे एक्स्ट्रा हुए और जिसकी कीमत है 100, तो ये 35 हो जाएगा। तो रेवेन्यू जब तक के लिए रिकॉग्नाइज कितना हो जाएगा? 100 आवर्स के बाद चेंज आया ना, तो 100 आवर्स के लिए तो कितना रहेगा? 35 डिवाइड बाई 250 140, तो 140 आ जाएगा रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। और रेवेन्यू ऑलरेडी कितने पे बुक हो गया होगा? 15 पे। तो एडजस्टमेंट कितने का आया? 1000 पे। ये एडजस्टमेंट कुछ और नहीं, कैचअप एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो यहां तक में जितने भी हमने 3 क्वेश्चंस करे, ये 7, 8 और 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, अगेन मैं आपको वापस से करा देता हूं रिवाइज, कि भाई साहब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज हुई या फिर चेंज इन द प्राइस हुआ तो इट इज नोन एज मॉडिफिकेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में याद रखना कि अगर चेंज के कारण कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बढ़ गया, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट का क्या बढ़ गया भाई साहब? स्कोप बढ़ा, स्कोप बढ़ गया, प्लस इंक्रीज इन प्राइस, मतलब जो स्कोप बढ़ा है, स्कोप के कारण आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी मिली, तो आपको क्या करना है? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। सर ये नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड हो गए जिससे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे थोड़ा बहुत चेंज आया, तो क्या करना है? टर्मिनेट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकॉग्नाइज न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सर
डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज नहीं है, गुड्स और सर्विसेज वही के वही है पहले वाले, और यहां पर थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ है, तो क्या कर दो, कैचअप एडजस्टमेंट पास कर दो। और सर जब कैचअप एडजस्टमेंट पास होगा वो कब होगा, जब डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज नहीं है, याद रखना। बस ये चीजें याद रखनी है। तो अपना स्टेप नंबर 1 में मॉडिफिकेशन भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे अलावा कहीं पे आएगा नहीं वो, ठीक है। और उसमें भी मैं आपको बोलूं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें आ रही हैं, एक तो ओल्ड वाले को खत्म कर रहे हो आप, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर काउंटिंग कैसी होगी, ओल्ड वाले को खत्म करो और नए वाले को रिकॉग्नाइज करो अलोंग विथ कैचिंग अप, ठीक है। और यहां पे डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ओल्ड वाले को टर्मिनेट करो, न्यू वाले को लेके आओ। और डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज नहीं है, डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज नहीं है, तो फिर प्राइस पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, और वो प्राइस पे फर्क सिर्फ कैचअप एडजस्टमेंट की वजह से पड़ेगा। बस ये याद रखना, इतना अगर आपको याद रहा पिछले 20 मिनट का कुछ भी नहीं, तो इन 3 बातों को याद रख के आप क्या कर सकते हो, इलस्ट्रेशन 7, 8 और 9 स्टडी मटेरियल के कर लोगे, आपका ये स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहां से ना अपन थोड़ा सा कंसेप्ट पहले खत्म कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज। देयर कैन बी मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज द यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, मींस रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अपन एक यूनिट मान लेंगे और उसके हिसाब से अमाउंट को रिकॉग्नाइज करते चलेंगे सेपरेटली। कैसे, मान लो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन असेस्ड एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियली कुछ और आपकी रिकॉग्नाइज हुई, इनिशियली कुछ और था आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी अकाउंटेड सेपरेटली और टुगेदर। कब, मान लो कोई गुड्स और सर्विसेज है जो कि सोल्ड कर रहा विथ रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब विदाउट इंस्टॉलेशन, तो वहां उस केस में क्या होगा, ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ऐसा कब होता है, टीवी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, लैपटॉप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, टीवी के साथ जरूरी थोड़ी आप डिश एंटीना भी लो, कार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये सब सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जब जब सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब मान लिया जाएगा, जब गुड्स और सर्विसेज सोल्ड दैट कैन बी यूज्ड विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे ही आया उसके लिए अलग से कुछ इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है, आप उसको जैसे ही वो रिसोर्स गुड्स और सर्विसेज आया आप उसको यूटिलाइज कर सको बीइंग द कस्टमर, तो वो हो जाएगा सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लेकिन ऐसी चीजें जो आपने परचेज करी या गुड्स और सर्विसेज सोल्ड cannot be used with readily available resources, that is installation is required। ये कौन से होते हैं जिनका इंस्टॉलेशन रिक्वायर है, मान लो एसी है तो उसको एसी आपने खरीद जरूर लिया लेकिन इंस्टॉल कराने का खर्चा अलग होता है। तो ऐसी चीजें दैट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, तो इंस्टॉलेशन कैन बी डन बाय अनदर एंटिटी। मतलब अगर कोई आइडेंटिफिकेशन, अब मान लो एसी हो सकता है आपने सैमसंग का खरीदा, इंस्टॉलेशन के लिए आपने लोकल वेंडर को बुला लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो लोकल वेंडर अलग पैसे लेगा इंस्टॉलेशन के, और एसी आपने अलग से सैमसंग को पे कर दिया अमाउंट, तो कैन आई से ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली। एसी एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया और उसका इंस्टॉलेशन अनदर, तो ये मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएंगे, यस और नो। लेकिन ऐसा केस जब मल्टीपल, मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेज बिके हैं जो कि यूज नहीं किए जा सकते विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जहां इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है और आइडेंटिफाई सेपरेटली नहीं हो सकते, इंस्टॉलेशन कैन नॉट बी डन फ्रॉम एनी अदर पार्टी, ऐसे कौन से, तो ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब कि जैसे कि मान लो मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और साथ में मैं अपना स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप मेरे से क्लास ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मेरा मटेरियल रेफर करना पड़ेगा, यस और नो। कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी और जगह का मटेरियल यूज कर लो, मेरे से क्लास ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, यस और नो। तो इसको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं बोलेंगे, इसको अपन एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बोलेंगे। आई थिंक इतना क्लियर है, ओके। देन अगर मैं बात करूं स्पेशल केसेस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब कब सेपरेटली मानी जाएगी, तो एक तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो इनिशियली थी उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लेंगे, एक जो विदाउट इंस्टॉलेशन भी मतलब सोल्ड हो सकते हैं गुड्स और सर्विसेज, उनको एक मान लिया जाएगा, या फिर
विद इंस्टॉलेशन है, लेकिन आइडेंटिफाई सेपरेटली नहीं है, आइडेंटिफाई सेपरेट नहीं है तो भी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, लेकिन आइडेंटिफाइड है अगर सेपरेटली तो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है अगर कोई, तो परफॉर्मेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन सेटिस्फाइड। अब मान लो कोई लॉन्ग टर्म, स्पेशल केसेस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में अगर मैं स्पेशल केसेस लूं तो उसमें पहला आता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, तो आप टाइम टू टाइम उसको रिकॉग्नाइज करते चलोगे। और टाइम टू टाइम कैसे? एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, भाई आपने क्या किया, हर महीने का रिचार्ज करते हो, जैसे ही आपने पेमेंट किया आप यूटिलाइज कर रहे हो। आपने कोई रिचार्ज किया, जैसे मान लो मैं यूज करता हूं एयरटेल, तो एयरटेल पे मैंने रिचार्ज किया 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स के लिए अब मैं पिछले 5 साल से एयरटेल यूज कर रहा हूं। Can I say I am having a long-term contract with the Airtel? Yes or no? Yes, but time to time परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज कब कर रहा होगा? मैं नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा, एयरटेल कर रहा होगा, उस पे इंडिया से एप्लीकेबल है। भाई रिकॉग्निशन तो वही करेगा ना जिस पे इंडिया से एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन सेटिस्फाइड। जैसे पैसा मिला और आपने यूटिलाइज किया, तो अब जैसे ही मैंने मान लो 7,000 रुपए दिए एग्जाम्पल के लिए एयरटेल को, ठीक है, एयरटेल को 1,000 रुपए दिए 4 महीने के लिए रिचार्ज के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 महीने तक एयरटेल क्या करेगा? हर मंथ टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं सर्विस यूटिलाइज करता जा रहा हूं वो रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं रेवेन्यू अपनी बुक्स में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो AS9 यहां तक लिमिट, यहां तक आता ही नहीं रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। और AS7 कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता, रेवेन्यू के बारे में वो भी बात करता था, बट इतना डेप्थ में थोड़ी था वो। तो इसलिए 115 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल और एजेंट के केस में क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन प्रिंसिपल लॉस कंट्रोल ऑफ द गुड्स। याद रखना, प्रिंसिपल और एजेंट की गुड्स केस में क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब प्रिंसिपल गुड्स लॉस कर देगा, कंट्रोल लॉस कर देगा। अब फ्रंट फीस के केस में क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन फीस या सिम रजिस्ट्रेशन फीस, इनको तो रिकॉग्नाइज कर लो इमीडिएटली। एडवांस अगर कोई दिया है तो रिकॉग्नाइज आफ्टर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन फीस के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे आप मान लो आए, आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन फीस, या मान लो आपने कोई सिम परचेस करी, तो आपको याद है ना वो रिचार्ज के अलावा हर साल एक प्राइम 100 रुपए का जियो में रिचार्ज करना पड़ता था, यस और नो, 99 रुपीज का, तो दैट इज रजिस्ट्रेशन फीस। वो जैसे ही रिसीव हुई उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। और साथ ही साथ अगर कोई एडवांस दिया, अब मान लो मैंने बैच लॉन्च करी सीए फाइनल FR की, 5,000 रुपीज प्राइस है, और आपको क्या करना है कि भाई साहब एडवांस रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी 500 रुपीज, तो 500 रुपीज जो स्टूडेंट्स पे कर देंगे, कैन आई से दैट इज द एडवांस फीस रिसीव? यस और नो? हाँ सर, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज कब करूंगा? जब मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दूंगा, मतलब जब मैं बैच कंप्लीट करूंगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? बस ये है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड स्टेप नंबर 2, हाउ वी आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो 3 चीजें, एक जो इनिशियली भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, दूसरा हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेटली और एक साथ, मतलब मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सिंगल भी। सर सिंगल कब कब होगी? या तो गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूज कर सकते हैं विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, तो वो सिंगल हो जाएगा। और उसमें क्या होगा? जैसे कि जैसे ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुड बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर, जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हुआ उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। लेकिन मान लो ऐसे कोई गुड्स और सर्विसेज सामने वाले ने बेचे हैं जो विदाउट इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉल नहीं हो सकते, तो उस केस में देखना है कि क्या जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है। अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है इन केस ऑफ एसी, है ना, इन केस ऑफ व्हाट? एसी, तो फिर वो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो जाएंगी वहां पे। और नहीं तो फिर अपन आइडेंटिफाई क्या करेंगे? उसको सिंगल आइडेंटिफिकेशन करेंगे अगर वो आइडेंटिफाइड सेपरेटली नहीं है। साथ ही साथ स्पेशल इश्यूज में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे अपन उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करते चलेंगे। साथ ही साथ प्रिंसिपल और एजेंट के केस में दूसरा जो केस था अपना, उसमें क्या था कि जैसे ही प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ गुड्स लॉस कर देगा तो अपन प्रिंसिपल जैसे ही कंट्रोल ऑफ गुड्स लॉस किया तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी। अब फ्रंट फीस के केस में
एडमिनिस्ट्रेशन फीस है या सिम रजिस्ट्रेशन फीस है, तो अगर ऐसी इस टाइप से कोई एडमिन फीस वगैरह है तो इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बट अगर कोई एडवांस है तो जब जब वो पूरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आते हैं अपन स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एक स्टेप 3 और एक स्टेप नंबर 4 ऑल्सो। इसमें क्या करते हैं अपन, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में 3 चीजें आती हैं, एक तो होता है कैश कंसिडरेशन, दूसरा होता है नॉन कैश कंसिडरेशन। तो sum of all the cash consideration along with non cash consideration less reductions, ये 3 चीजों को ध्यान रखना है तो आपका बन जाती है ट्रांजैक्शन प्राइस। तो सर कैश कंसिडरेशन में क्या क्या आता है? कैश कंसिडरेशन अगर कोई फिक्स कैश कंसिडरेशन है, आपको पे फ्यूचर में करना है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करो। सर वेरिएबल है तो एस्टिमेटेड है एंड कंटिंजेंट है तो उसको आप किस मेथड से करोगे? मोस्ट लाइकली मेथड, एमएलएम मेथड के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो। एमएलएम मेथड क्या है? एमएलएम मेथड बोलता है कि अगर किसी चीज के होने का मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे होने के चांसेस 50% या उससे ज्यादा नहीं है तो उसको 0 पे रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन अगर 50% से ज्यादा है तो फुल वेरिएबल कंसिडरेशन पे रिकॉग्नाइज कर लेना है अपने को, ठीक है। अच्छा, एमएलएम के अलावा एक और मेथड रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, दैट इज ईवीएम। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बेसिस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी उस चीज के होने की कितने चांसेस हैं, तो अमाउंट इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मैनेजमेंट, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट विल डिसाइडेड। चांसेस ऑफ इन्फ्लेटिंग द प्रॉफिट्स, यस, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के कारण यस, it will be based on past tense so we can easily see whether the estimation of the management is correct or not। क्योंकि कई बार ये हो जाता था कि जब ये probability factor मैनेजमेंट के हाथ में तो भैया मैनेजमेंट तो चाह के कुछ भी गलत सलत उठपटांग एस्टिमेशन ले सकता है, बट भाई ये कंप्लीटली किसके बेस पे होगा? पास्ट टेंस के बेसिस पे होगा। और इंडियस में अपन ने क्या सीखा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो भाई साहब जब ये पास्ट टेंस पे होगा तो अपन ये चेक भी कर पाएंगे कि भैया जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन लिया वो करेक्ट है भी या नहीं, यस और नो? आंसर इज यस। तो कैश कंसिडरेशन 2 तरीके के, एक तो होगा फिक्स, दूसरा होगा वेरिएबल। फिक्स वाला कौन सा होगा? जो फेयर वैल्यू सॉरी प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगा। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाला जो कंसिडरेशन होगा वो एस्टिमेटेड होगा, कॉन्टिंजेंट होगा, है ना। तो उसका मेजरमेंट, दो मेथड्स हैं उसके लिए, एक है मोस्ट लाइकली मेथड एमएलएम मेथड और एक है ईवीएम मेथड। ईवीएम मेथड इज डिपेंडिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ, सिंस मैनेजमेंट किस पे डिसाइड करेगा? पास्ट ट्रेंड्स पर, ओके। और तो उसका इंटू कर देंगे अमाउंट से तो आ जाएगा अपने को क्या? वेरिएबल कंसिडरेशन। और नहीं तो एमएलएम मेथड, तो उस ट्रांजैक्शन के होने के चांसेस कितने हैं? चांसेस अगर 50% है या उससे कम है तो अपन उसको क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे। लेकिन अगर 50% से ज्यादा है तो वो फुल वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है सर। इसके बाद नॉन कैश कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या आता है? तो मेजरमेंट ऑफ द नॉन कैश कंसिडरेशन विल बी डन एट द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कैश आइटम। भाई नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब आपको कोई गुड्स और सर्विस मिल रही है तो उस गुड्स और सर्विस मतलब जो नॉन कैश आइटम है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे। अब अगर फेयर वैल्यू उसकी अवेलेबल नहीं है तो यूज करो उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। लेकिन एनी चेंजेस इन द फेयर वैल्यू, अगर कोई चेंजेस भी हैं, विल नॉट बी कंसिडर अनलेस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंजेस। अगर उसकी चेंजेस हैं फेयर वैल्यू में वो तब तक हम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में चेंजेस ना हो, ठीक है। रिडक्शंस कौन से? कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है, कोई डिस्काउंट वगैरह है, कोई रिफंड है ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, जीएसटी जिसमें क्रेडिट अवेलेबल है, डिस्काउंट वाउचर्स और कैश पेड टू कस्टमर। ये 6 चीजें अगर हैं तो इनको लेस कर देना है। तो क्या क्या आ जाएगा ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर? पहला कैश कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन फिक्स्ड है तो प्रेजेंट वैल्यू पे, वेरिएबल है तो बेस्ड ऑन एमएलएम और ईवीएम मेथड। ईवीएम में क्या ध्यान रखना है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेसिस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईवीएम के अलावा एमएलएम है तो उस ट्रांजैक्शन के होने के चांसेस कितने हैं? 50% से ज्यादा होंगे तो फुल वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज कर लो। इसके बाद आते हैं नॉन कैश कंसिडरेशन पे, तो उसका रिकॉग्निशन कैसे होगा? फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कैश आइटम, और फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कैश आइटम अवेलेबल नहीं है तो उसकी स्टैंड अलोन प्राइस क्या है उस पर रिकॉग्नाइज कर लो उसको। साथ ही साथ अगर चेंज हुई फेयर वैल्यू में कोई भी तो तब तक उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज ना हो। साथ ही साथ रिडक्शंस अपने को कितने करने? सर इंटरेस्ट कॉस्ट है, कोई डिस्काउंट है, कोई रिफंड है ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, या फिर जीएसटी क्रेडिट है, डिस्काउंट वाउचर्स है, या कैश पेड टू कस्टमर है। इन सब आइटम्स को अपन को रिफंड डिडक्ट करना
पड़ेगा। इससे आ जाएगा क्या आपका रिडक्शन। एक एग्जांपल दिया हुआ डिस्काउंट वाउचर का, अगर डिस्काउंट वाउचर्स हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने को कुछ नहीं करना है भाई, सीधी सी बात है, अपने को सिंपल डिस्काउंट वाउचर कितने का, तो डिस्काउंट वाउचर पे मैंने एक एग्जांपल कराया भी था कि अगर सोल्ड किए गुड्स 1000 रुपए में और डिस्काउंट वाउचर 200 रुपए का एक्सपेक्टेड है, तो इस 1000:200 के रेशियो में अपन क्या करेंगे, एंट्री पास कर लेंगे इन फ्यूचर। पहले तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1000, टू डिस्काउंट वाउचर 167, टू सेल्स 833। मतलब आप डे वन पे ही सेल्स किस रेशियो में बांट लोगे, 1000:200 के बेसिस पे। तो आपने 1000 की सेल्स करी, 1000 की सेल्स कैसे आएगी बुक्स में, 167 और 833 के बेसिस पे। और इन फ्यूचर जब सामने वाला कस्टमर वो डिस्काउंट वाउचर लेके आएगा नेक्स्ट टाइम, तो आप क्या करोगे, मान लो आपने 2000 रुपए की सेल्स करी इन फ्यूचर, तो आप कैश अकाउंट डेबिट 1800 और डिस्काउंट वाउचर कितने का था सर, 200 रुपए का था, तो उस 200 को डिस्काउंट वाउचर को यूज कर लोगे और सेल्स 2000 की रिकॉग्नाइज करोगे। इज दैट क्लियर। तो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस कितने की होगी, 1800 की होगी, यस और नो। बाकी ये सब देखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको पुरानी अकाउंटिंग समझाई थी, बट ये इंड एस ये वाली बात करता है। ओके, तो आपको सिर्फ ये न्यू वाली चीज देखनी है। गॉट इट। चलो आ जाते हैं एलोकेशन पर, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, और उसके बाद आ जाते हैं अपन इस पे। तो अपन आज इस वीडियो में तो अपन पूरा कवर कर लेंगे कंसेप्ट्स को, कि स्टेप नंबर मतलब 5 स्टेप मॉडल के सारे कंसेप्ट्स, और अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जितने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। चलो, तो एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, पहले स्टेप में क्या था, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी थी, थर्ड में ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करा, फोर्थ में उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करा। एलोकेट करोगे किसमें, टू डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन केस ऑफ मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कैसे, ट्रांजैक्शन प्राइस एज फिक्स्ड कंसिडरेशन, अगर फिक्स कंसिडरेशन के केस में क्या होगा, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। इफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, देन कैलकुलेट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बाय 3 मेथड्स। कौन से 3 मेथड्स हैं भाई साहब, एक तो है आपका कौन सा, एडजस्टेड मार्केट प्राइस, या फिर एडजस्टेड मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो ट्रेडिशनल अप्रोच है अपनी वो, या फिर रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड अपन डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 55 के केस बी में, ठीक है। ओके, अगर ये कब एलोकेशन किस बेसिस पे, इन केस ऑफ फिक्स्ड कंसिडरेशन। डिस्काउंट के केस में क्या होगा, इट शुड बी फर्स्ट एलोकेटेड टू दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन व्हिच इज जनरली सोल्ड एट डिस्काउंट। तो एलोकेशन क्या, ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन कैसे होगी इन केस ऑफ डिस्काउंट में, पहले जो जनरली प्रोडक्ट डिस्काउंट पे सेल होता है। अच्छा, वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन के केस में ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे एलोकेट होगी, तो भैया जिस पे भी वो बिलोंग करता है, जिस प्रोडक्ट पे वो बिलोंग करता है उतने से एलोकेट कर दो। और एक लास्ट में आता है सेल बेस्ड रॉयल्टी का क्वेश्चन, तो एलोकेट कर दो सेल बेस्ड रॉयल्टी टू दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू विच इट बिलोंग्स, and if sale based royalty is more than standalone selling price, then distribute all performance obligation in the ratio of standalone selling price। देखो ये रहे 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट अपन ने क्या देखे एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस में। पहला, एलोकेट किस पे करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अगर इन केस ऑफ देयर आर मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर कोई फिक्स कंसिडरेशन है उसमें क्या होगा कि उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में बांटना है। अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस रेशियो नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं दी है तो 3 मेथड उसको कैलकुलेट करने की, एक है मार्केट एडजस्टेड मार्केट प्राइस, दूसरा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तीसरा है रेसिडुअल अप्रोच, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इन केस ऑफ डिस्काउंट ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे एलोकेट होगी, तो भैया पहले सबसे पहले आप उसको एलोकेट कर दो, उस प्रोडक्ट पे एलोकेट कर दो ट्रांजैक्शन प्राइस को जो प्रोडक्ट जनरली डिस्काउंट पे सेल किया जाता है। वेरिएबल कंसिडरेशन में क्लियर है जिस पे ये बिलोंग करता हो, वेरिएबल कंसिडरेशन के केस में जिस पे वो प्रोडक्ट मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस जिससे वो रिलेट करती हो, बेसिकली बिलोंग करती हो। इन केस ऑफ सेल बेस्ड रॉयल्टी, आगे एग्जांपल देखेंगे तो अपने को और समझ में आएगा, बट ये कंसेप्ट याद रखना, सेल बेस्ड रॉयल्टी के केस में एलोकेशन कैसे होगी ट्रांजैक्शन प्राइस की, जिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे वो बिलोंग करती हुई, अगर जितनी वो बिलोंग करती हुई उतने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बट याद रखना, अगर सेल बेस्ड रॉयल्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर अपन सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे काहे पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो पे, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू। रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू कब होगा, जब सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। याद करो दुनिया वालों, अपन ने पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी यही बोला था,
ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होगी? व्हेन कंट्रोल ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड। तो जब कंट्रोल ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यस और नो? अब गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड ईदर ओवर द टाइम या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या तो ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम। अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ऑन अंडर मेंशन्ड प्रिंसिपल, मान लो अगर रेवेन्यू जो गुड्स और सर्विसेज है उनका जो कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड ओवर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस केस में क्या होगा? इन दिस केस 100% रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट वंस एट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब कि अगर गुड्स और सर्विसेज का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर क्या हो रहा है? एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो फिर सारा का सारा रेवेन्यू आज ही रिकॉग्नाइज कर दो जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम टू टाइम हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो फिर जितना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन एवरी ईयर। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो भाई ये रहे आपके 5 मेथड्स। अच्छा, इसमें एक चीज और दी है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो मेथड है उसमें ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होती है? एक परसेंटेज होती है जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं 2 तरीकों से। एक तो होता है इनपुट मेथड, दूसरा होता है आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड इज नथिंग बट द कॉस्ट मेथड, आउटपुट मेथड इज नथिंग बट द वर्क मेथड। तो यहां पे कैसे निकालोगे आप? तो एक्चुअल कॉस्ट, अगर कॉस्ट मेथड है, इनपुट मेथड है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी एस्टिमेट करी थी, उसके बेसिस पे जो परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा क्या? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन जैसे ही परसेंटेज आया उससे अपन उसके बेसिस पे अपन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितना करना है वो निकाल सकते हैं। कैसे? अपने को टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मालूम है, उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड जो परसेंटेज आई उसको इनटू कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। साथ ही साथ अपने को कॉस्ट, कितनी कॉस्ट के बदले कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है ये भी अपने को मालूम चल जाएगा। कैसे? जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसमें से डिग्री ऑफ कंप्लीशन का परसेंटेज इनटू किया तो कॉस्ट रिकॉग्नाइज आ जाएगा, और इन दोनों को डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट और लॉस बताएगा। साथ ही साथ एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग गई और कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज हुई है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो WIP आएगा, और कस्टमर से बैलेंस कितना आना था तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन लेस पेमेंट रिसीव्ड, जो बचा वो बैलेंस ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर से और कितना हमें लेना है, याद रखना। और अगर आउटपुट मेथड है तो यहां पे ये फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा, वहां आएगा वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहां जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इट इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन प्राइस, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ये निकल आएगा आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन का परसेंटेज। इज दैट क्लियर? इसके बाद अपने ये पांचों मेथड, यहां पे अभी मैं वीडियो नंबर 1 रोक रहा हूं ड्यू टू टाइमिंग कॉन्स्टेंट एंड अदर थिंग्स। इस वीडियो में मैंने आपको 5 स्टेप मॉडल पूरा बता दिया और पार्ट नंबर 1 ऑफ योर इंड AS 115 भी मैंने खत्म कर दिया है। 5 स्टेप मॉडल और पार्ट 1 भी खत्म कर दिया है। ये जो 5 हैं ये मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिए, इनके क्वेश्चंस पेंडिंग है और ये 10 पेंडिंग है जिसके लिए अपन सेकंड वीडियो में मिलेंगे। चलिए, तो आई होप आपको ये रिवीजन बेटर लगेगा। मिलते हैं जल्दी सेकंड वीडियो पे। बाय।